हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले एक सोनी लिव पर और सोनी टीवी पर एक रियलिटी शो आया जिसका नाम था शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया में काफी फेमस हुआ। और बेसिकली है क्या, ये एक रियलिटी शो क्या है, यहाँ कुछ परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ लोग जाते हैं, अपने आइडिया पिच करते हैं। पिच मतलब आइडिया अपना बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा व्यापार कर रहा हूं या करना चाहता हूं, मेरे पास एक आइडिया है और इस तरीके से हम वो व्यापार करेंगे और इस व्यापार को हम बढ़ा सकते हैं। वहां पे कुछ जजेस होते हैं, वो उनको जब वो आइडिया अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, ये व्यापार बढ़िया चलेगा, तो वो फिर जो पिच कर रहा होता है आइडिया, जो एंटरप्रेन्योर है जिसका वो आइडिया है, उससे पूछते हैं कि भैया क्या चाहिए आपको। तो वहां एंटरप्रेन्योर अपना बताता है, जो भी उद्यमी होता है वो ये बताता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, इतने प्रतिशत वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम चीजें हैं। इसमें जजेस है, जजेस सारे देखे हुए होंगे। बोर्ड के मालिक हैं, ये भारत पे के मालिक हैं, ये शादी.com के मालिक हैं, ये नमिता दास हैं, और ये मामा अर्थ की सीईओ हैं, ये लेंसकार्ट के सीईओ हैं। ये जजेस क्या करते हैं, उनसे आइडिया सुनते हैं और उनके आधार पर अपने कितने पैसे देने हैं, क्या नहीं देने, वहां पर बात चलती है। अब इस दौरान बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो अर्थव्यवस्था में भी समझे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट है या व्यापार के पार्ट है, कॉमर्स के पार्ट है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। तो आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं आसान भाषा में कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के बारे में कि इन शब्दावलियों का मतलब क्या है। और ये सब जब आते हैं, अपने आपके सिलेबस में भी बहुत बार आते हैं, तो इस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफी फेमस हुआ है। इस दौरान बहुत सारे बच्चों की ये मैसेज भी थे कि सर ये समझा दो, वो समझा दो। तो मैंने मेन 8-10 वर्ड लिए हैं और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। चलिए सर चलते हैं। सबसे पहले जो शब्द आता है वो इक्विटी आता है। क्या आता है? इक्विटी। और ये पढ़ाते समय भी बहुत बार आता है, इक्विटी क्या होता है। तो सर आसान भाषा में समझिए, इक्विटी मालिकाना हक होता है। इक्विटी क्या होता है? मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, ये ओनरशिप होती है सर। जैसे कि आपने कंपनी बनाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी करके आपकी कोई कंपनी है। अब आप ये कह रहे हो कि एबीसी को मुझे विस्तार करने के लिए एबीसी में मुझे 5% निवेश चाहिए। तो आपने किसी इन्वेस्टर को बुलाया, राम को कहा कि आप राम मेरे पार्टनर बन जाइए। राम आपकी कंपनी में 5% का मालिक बन रहा है 10 रुपए लगाकर। तो राम की इक्विटी क्या है? 5%। मतलब राम का मालिकाना हक क्या है? 5%। इक्विटी नाम से बिल्कुल मत डरिएगा। आप बहुत बार शेयर बाजार वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो इक्विटी से आप डर जाते हो। इक्विटी का मतलब सिंपल भाषा में यह समझना कि इक्विटी का मतलब होता है मालिकाना हक, स्वामित्व होता है। जैसे कि किसी कंपनी में आपका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसे ही इक्विटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और जब इस आपने ये यदि देखा है, नहीं देखा है, जब कोई ये कहता है कि मुझे इक्विटी इतनी देनी है, 5% इक्विटी देनी है, मतलब वो अपना मालिकाना हक 5% किसी और को देना चाहता है, 5% का पार्टनर बनाना चाहता है। आसान भाषा में उसे कहते हैं इक्विटी। क्लियर बात? अगला देख लेते हैं, वैल्यूएशन। ये नाम बहुत बार यूज होता है, आजकल स्टार्टअप में बहुत बार यूज होता है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का मूल्य कितना है, कंपनी का मूल्य कितना है। जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा, राम ने एबीसी कंपनी में 5% खरीदने के लिए 10 रुपए लगाए। तो सर 5% यदि बराबर 10 रुपए है, भाई राम ने कितने % इक्विटी ली, कितना % मालिकाना हक लिया? 5% लिया। उसके बदले कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो इसका मतलब कंपनी का 100% कितने मूल्य का होगा? तो 5% बराबर 10 रुपए, तो 10% बराबर 20 रुपए। अब यदि 10% बराबर 20 रुपए है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100% बराबर 200 रुपए। इसका मतलब कंपनी की वैल्यू, कंपनी का टोटल मूल्य कितना है? 200 रुपए है। इसे कहते हैं वैल्यूएशन।
इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन सुनते ही आप ये कहते हो सर कहना क्या चाहते हो। वैल्यूएशन मतलब किसी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, उसका मूल्य कितना है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इक्विटी, राम ने 5% इक्विटी खरीदी 10 रुपए देकर, तो सर 100% यदि खरीदता तो कितने रुपए देने होते, उसे 200 रुपए बोलते। उसे क्या बोलते, 200 रुपए की एक कंपनी है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, 200 रुपए। अब इसमें भी एक छोटे मोटे ओल्ड टर्मिनोलॉजीज भी हैं, उसे भी समझिएगा। एक टर्म होता है ओवर वैल्यूएशन, एक टर्म होता है ओवर वैल्यूएशन। अभी हमने एक कंपनी की वैल्यू निकाली, हमने कंपनी की वैल्यूएशन कितने रुपए की निकाली, 200 रुपए की निकाली। अब यदि आप जाते हो और आप ये कहते हो कि मैं 5% बराबर 100 रुपए लेना चाहता हूं, 5% बराबर 100 रुपए लेना चाहता हूं, तो इसके हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी, इसके हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100% के हिसाब से 2000 रुपए का वैल्यूएशन हो गई। लेकिन असल में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 200 रुपए। आपने अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा दी, इसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। इसे क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूएशन। ऐसे ही होता है अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन 200 की जगह 100 रुपए की वैल्यू कर देता, तो उसे कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। ठीक बात, क्लियर बात। चलो भाई आगे देखो। आगे एक वर्ड बहुत बार में यूज में आता है जिसे कहते हैं मार्जिन। जिसे क्या कहते हैं, मार्जिन। हम बहुत बार बाजार में जाते हैं, हम दुकानदार से पूछ लेते हैं ये मार्जिन क्या है इस पर, और कई बार पढ़ाते समय भी मार्जिन वर्ड का शब्द, मार्जिन शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। आखिर ये मार्जिन क्या है, तो सर मार्जिन की यदि मैं बात करूं तो मार्जिन का लिटरल मीनिंग होता है, मार्जिन का मतलब होता है अंतर। मार्जिन का मतलब क्या होता है, अंतर। और जब व्यापार में मार्जिन शब्द यूज में लिया जाता है, व्यापार में जब मार्जिन शब्द यूज में लिया जाता है तो इसका मतलब है लाभ कितना है। अर्थात मान लीजिए आप किसी वस्तु की बिक्री, मान लीजिए आप किसी वस्तु की बिक्री 100 रुपए में कर रहे हैं, और इसमें आपकी जो कुल लागत आ रही है, इसमें आपकी जो कुल लागत आ रही है वो 20 रुपए की आ रही है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 80 रुपए का। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 80% प्रॉफिट आपका मार्जिन हो गया। इसे कहते हैं मार्जिन। इसे क्या कहते हैं, मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या होता है, कुल बिक्री हुई माइनस लागत, तो आपका निकल आता है मार्जिन। अंतर निकल आता है, एक तरीके से लाभ का अनुपात निकल आता है। तो साथियों लाभ का अनुपात निकल आता है, तो दोस्तों इसे कहते हैं मार्जिन। इसे क्या कहते हैं, मार्जिन। समझ में आया, आराम से समझिए, आराम से समझिए। चलिए भाई अगले शब्द पर आ जाते हैं। अगला शब्द है ग्रोस सेल्स। नाम से पता चल रहा होगा, देखो बच्चा, देखो साथियों, मेरे दोस्तों, जब जब ग्रोस वर्ड यूज आ जाए तो ग्रोस का लिटरल मीनिंग होता है टोटल। टोटल मतलब होता है कुल, और यहां क्या बोला है, कुल सेल्स मतलब कुल बिक्री। कुल बिक्री मतलब यदि कोई वस्तु को 100 रुपए की बेच रहा है, एक वस्तु 100 रुपए की, एक वस्तु 100 रुपए की कोई बेच रहा है, और एक दिन में वो एक बेचता है, एक वस्तु बेचता है, और महीने में कितनी होगी, 100 गुणा 30 वस्तु बेच देगा, और 100 रुपए कीमत है, तो टोटल बिक्री कितने की होगी, 3000 रुपए की होगी। इसे कहेंगे ग्रोस सेल्स। इसे क्या कहेंगे, ग्रोस सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस गुना क्वांटिटी। क्या आपकी कीमत है, कितनी संख्या आप बेच रहे हैं, तो जब कीमत को संख्या से गुणा कर देते हैं, वस्तु की संख्याओं से गुणा कर देते हैं वस्तु की कीमत को, तो आपकी आ जाती है ग्रोस सेल्स आ जाती है। आपकी क्या आ जाती है सर, ग्रोस सेल्स आपकी आ जाती है, कुल बिक्री आपकी आ जाती है, या सकल बिक्री आपकी आ जाती है। इसे कहते हैं ग्रोस सेल्स, सकल बिक्री आपकी आ जाती है। क्लियर बात। चलो भाई अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है नेट सेल्स। अगला शब्द क्या है, नेट सेल्स। नेट सेल्स माने निवल बिक्री। सर ग्रोस सेल्स और नेट सेल्स में किस बात का अंतर है, तो देखिए साथियों, ग्रोस सेल्स हमारी पिछले वाले एग्जाम्पल में कितने की हो रही थी, एक महीने में हमारी ग्रोस सेल्स कितने की हो रही थी, 3000 रुपए की। 3000 रुपए की हमारी ग्रोस सेल्स हो रही थी। कितनी वस्तुएं बिक रही थी,
30 वस्तुएं बिक्री थी, 30 वस्तु थी, और किस दाम पर बिक्री थी? 100 रुपए एक वस्तु का दाम था। 100 रुपए एक वस्तु का दाम था, 30 वस्तुएं बिक्री थी, तो 3000 रुपए की हमारी ग्रोस सेल्स आ रही थी। अब साथियों, दोस्तों, ऐसा होता है कि अब ये बिक्री करने के लिए, 30 वस्तु बिक्री करने के लिए, हो सकता है आपने कुछ डिस्काउंट दिया हो, छूट दी हो। डिस्काउंट हम इसमें से माइनस कर देंगे, छूट हम इसमें से माइनस कर देंगे। कुछ वस्तुएं वापस आ गई, मान लीजिए 30 में से 10 वस्तुएं वापस आ गई, 10 वस्तु वापस आ गई, कटी फटी थी, अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वो वापस कर दी गई खरीदार के द्वारा। 10 वस्तुएं, 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 मतलब 1000 रुपए की आपकी वापस आ गया, 1000 रुपए की सेल्स वापस हो गई, मतलब रिटर्न हो गया। तो ये 2000 रुपए आपकी असल में बिक्री नहीं है। आप 3000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो आपकी जो नेट सेल्स है, जो निवल बिक्री है, वो 1000 रुपए की है। अंतर समझ में आया? ग्रोस सेल्स मतलब कितनी वस्तुएं बेची, किस कीमत पर बेची, तो वस्तुओं की कीमत को वस्तुओं की संख्या से गुणा कर दिया, उसे कहा हमने ग्रोस सेल्स। नेट सेल्स क्या होगी? उस कुल बिक्री में से जो हमारी, जैसे डिस्काउंट दिए गए, बाकी जैसे कोई वापस आ गई वस्तु, उनकी मूल्य को हम माइनस कर देंगे, तब आकर हमारे पास आती है नेट सेल्स, निवल बिक्री आती है। इसे क्या बोलते हैं? नेट सेल्स बोलते हैं, निवल बिक्री बोलते हैं। क्या है ये, क्यों है ये, आपको समझ में आया? ग्रोस सेल्स और नेट सेल्स का फर्क समझ में आया? क्लियर बात। चलो भाई आगे चलो। आगे आता है एक वर्ड बहुत बार यूज में आता है, और खासकर कि आजकल स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाने की एक बड़ी सोच आई है भारत में। एक तरीके से मैं कहूं पिछले 5 सालों में एक बाढ़ सी आई है। हालांकि ये नया फिनोमेनन नहीं है, पिछले 10-12 साल से ही ये चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आजकल इसने स्पीड पकड़ ली कि लोग विश्वास कर रहे हैं, अलग अलग आइडिया लेके आ रहे हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने वस्तुएं बनाना चाहते हैं। तो स्टार्टअप की दुनिया में एक प्री रेवेन्यू करके एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि प्री रेवेन्यू क्या है आपका? तो प्री रेवेन्यू नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू से पहले, रेवेन्यू से पहले कि आपने बिक्री शुरू नहीं करी, उससे पहले, बिक्री से पहले, बिक्री से पहले, बिक्री से पहले कुल बिक्री का अनुमान, कुल बिक्री का अनुमान, कि आपका अनुमान क्या है, आप एक साल में कितनी बिक्री कर देंगे। आपका जो उस एक साल में, मान लीजिए आप एक साल में उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, एक साल में वो 100 करोड़ रुपए की बिक्री कर देगा। अभी तक बिक्री चालू नहीं हुई है, तो बिक्री से पहले लगाया गया ये एक अनुमान होता है, जिसे कहा जाता है प्री रेवेन्यू। इसे क्या कहा जाता है सर? प्री रेवेन्यू। तो प्री रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? बिक्री से पहले कुल बिक्री का अनुमान इसे बोलते हैं। किधर से लाके देगा रे इतना पैसा? 100 करोड़ का मैंने सोचा, तो ये बाबूराव जी पूछ रहे हैं किधर से लाके देगा इतना पैसा, तो इसे बोलते हैं सर प्री रेवेन्यू बोलते हैं। अगले शब्द पर आ जाते हैं। अगला शब्द है ओवरहेड। बहुत बार सोचा है, देखो इधर देखो, पेट्रोल प्राइस इन मुंबई क्रॉस 100 रुपए, मनी इन माई वॉलेट, मैं चलता हूं। तो एक बात समझ लेना, ओवरहेड एक लागत होती है, एक प्रकार की लागत होती है, एक प्रकार की लागत होती है, लेकिन यह वो लागत नहीं होती जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन वाली होती है। प्रत्यक्ष उत्पादन की लागत नहीं है। प्रत्यक्ष उत्पादन की लागत क्या होती है सर? प्रत्यक्ष उत्पादन की जो लागत होती है वो होती है कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत हुई, कच्चे माल की लागत हुई, सैलरी हुई, वेतन हुआ, ये आपकी लागत होती है। लेकिन ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनके अलावा जैसे ऑफिस का किराया, जैसे ऑफिस का किराया इत्यादि, ऑफिस का किराया, ये जो ऑफिस का किराया जाता है, ये क्या बेसिकली लागत में आ रहा है? ओवरऑल टोटल लागत में तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की लागत में नहीं आता। आपने ऑफिस ले रखा है 1 लाख रुपए का, आपने ऑफिस ले रखा है 1 लाख रुपए का, तो आपसे कोई यदि पूछे कि आपकी ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, ओवरहेड व्यय क्या है, तो इसका मतलब वो समझ जाना, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी जो कोर उत्पादन में जो प्रत्यक्ष लागत आ रही है वो छोड़ दो, उसके अलावा
उसके अलावा आप जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो उसे कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसे क्या कहते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। उत्पादन में अप्रत्यक्ष लागत, उत्पादन में अप्रत्यक्ष लागत जो होती है, अप्रत्यक्ष लागत जो होती है, तो दोस्तों उसे कहते हैं ओवरहेड। उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड। यदि पेट्रोल है तो भैया पेट्रोल, यदि आपके उत्पादन में कोई काम में आ रही है बाइक आपकी, तो वो कॉस्ट में आ जाएगी। उत्पादन में काम नहीं आ रही है, आपको मजे करने में, इधर उधर जाने में काम आ रही है, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाता है। क्लियर बात? अगला देखिए, स्केलेबिलिटी। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है मेरे पास मां और दादा सब है, तुम्हारे पास क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब है कि तुम्हारे पास है क्या, तुम कितनी बड़ी अपनी कंपनी कर सकते हो। मान लीजिए अभी आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 10 उत्पाद बेच रहे हैं, और कोई पूछे कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, तो मतलब इसका विस्तार कितना कर सकते हैं आप, इसको एक्सपेंड कितना कर सकते हैं, कितना बड़ा व्यापार को आप कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट तो होगी ना, कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। आपने कहा जी मुझे 100 करोड़ मिल जाएगा तो मैं इस व्यापार को, जो वर्तमान में व्यापार चल रहा है, इसे 1000 करोड़ तक का बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब ये आपके व्यापार का विस्तृत रूप है। इसे कहते हैं साथियों स्केलेबिलिटी। इसे क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा। आगे, और आज का अंतिम वर्ड है रॉयल्टी। आगे क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल्टी का मतलब ऐसे समझिए, मैंने मेरी किताब लिखी, मैंने मेरी किताब लिखी, एक मैंने किताब लिखी, और मेरी किताब लिखी मैंने इंडियन इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की मैंने किताब लिखी, अर्थशास्त्र की मैंने किताब लिखी, और ये किताब मैंने लिखकर किसी पब्लिकेशन को दे दिया। अब पब्लिकेशन कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, हम आपको एक साथ रुपए नहीं देंगे, लेकिन एक किताब जब आपकी बिकेगी, एक किताब जब आपकी बिकेगी, चूंकि आपने लिखी है, तो एक किताब पर हम 10 रुपए आपको देंगे। इसे कहते हैं रॉयल्टी। इसे क्या कहते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी किसी वस्तु पर मालिकाना हक होने के कारण, किसी वस्तु पर मालिकाना हक होने के कारण जो हर वस्तु पर आपका जो अधिकार होता है मूल्य के रूप में, उसे बोलते हैं, उसे आपको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। आपने कोई वस्तु ऐसी बना दी और आपने किसी कंपनी को दे दिया, और उस कंपनी को बोला कि भैया यदि एक उत्पाद बेचोगे तो चूंकि मैंने बनाई है, मैंने ये आविष्कार किया है, तो मुझे आप ये 10 रुपए या 20 रुपए हर एक उत्पाद पर दोगे। तो जैसे वो बिक्री होगी तो 10-20 रुपए वो आपको देंगे। इसे कहते हैं रॉयल्टी। इसे क्या कहते हैं? रॉयल्टी। इसे कहते हैं रॉयल्टी। तो भैया इस तरीके से हमने रॉयल्टी देखा, स्केलेबिलिटी देखा, ओवरहेड एक्सपेंसेस देखे, प्री रेवेन्यू देखा, नेट सेल्स देखी, ग्रोस सेल्स देखी, मार्जिन देखा, वैल्यूएशन देखी, इक्विटी देखी, और ये बहुत सारे जो मेन वर्ड थे मैंने शार्क टैंक इंडिया में जो यूज हो रहे हैं उनको बारे में मैंने आपको विस्तार से वर्णन कर दिया हो। यदि आपको एक लेक्चर अच्छा लगा हो, ये आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको लगता है कि सर हमें इस मामले में और जानकारी दे दीजिए, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, इस मसले पर हमें एक डिस्कशन चाहिए, तो उसके जरूर आपके सामने व्याख्या की जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।